हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल आप सबको वेलकम करता हूं आज के सेशन में ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। और आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो क्या है, 1927 से 1935 तक का जो इतिहास है वो एक ऐसा इतिहास है, इतने ज्यादा इवेंट्स हैं, वो इतना ज्यादा इवेंटफुल है। ठीक है, इवेंटफुल भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और इंटरकनेक्टेड भी बहुत ज्यादा है। इवेंटफुल है, इंटरकनेक्टेड है और इंपॉर्टेंट है। 1927 से 1935 आज मेरा पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव है। लेट्स स्टार्ट विद 1927। इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट अब देखिए किस ओर बढ़ रही है। अपने पिछले सेशन से मैंने बताया कि 1909 में जो लॉ आया यानी मॉरलिमेंटो रिफॉर्म्स, उसके 10 साल के बाद रिवाइजिंग एक्ट आना था 1919 में और आया मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसके 10 साल के बाद आना था 1929 में। उसके लिए 2 साल पहले तैयारी स्टार्ट हुई। ठीक वैसे ही जैसे ये तैयारी स्टार्ट हुई थी 1919 के एक्ट से पहले 1917 में 1919 का जो 1919 का जो एक्ट आया था उससे 2 साल पहले मॉन्टेग्स डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 आई थी। ठीक वैसे ही इस बार 2 साल पहले 1927 में एक कमीशन सेटअप किया गया, साइमन कमीशन, हेड बाय सर जॉन साइमन। इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन, सब अंग्रेज थे। किस लिए ये कमीशन बना? ताकि ये इंडियन पॉलिटिशियंस से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे और वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को स्टडी करेंगे कि कितना सक्सेसफुल रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और इसके बेसिस पर वो सजेस्ट करेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया। भारत में अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह बात नागुजार निकली। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। अब क्या वो फिरंगी हमें बेटर बता सकते हैं कि वो अंग्रेज हमें बेटर बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? क्या इंटेलिजेंसिया भारत में नहीं है? भारत के पॉलिटिशियंस की एस्पिरेशंस को भारत के पॉलिटिशियंस बेटर बता सकते हैं या कोई आउटसाइडर? तो इस कारण से जो ये साइमन कमीशन बना है, क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन है, ये गलत है। भारतीयों का कमीशन होना चाहिए, भारतीय इसमें होने चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ क्या बनाया? नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने सजेस्ट किया कुछ रिफॉर्म्स को। जो साइमन रिपोर्ट आई 1928 में, अगले साल यानी 1 साल के बाद आई थी, वैसे ही 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, जो कि उल्टी थी किससे? साइमन रिपोर्ट से। और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे नेहरू कमेटी के, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी थी, इसने ये भी कह दिया वी इंडियंस गिव यू 1 year टाइम टू एक्ट एज पर Nehru report, and if you do not act as per Nehru report, then get ready for a nationwide revolution. Not only this, we are telling you what we want. We want one thing, and that is Swaraj. That is Indians also in government, Indians also in administration, Indians also at top posts. ये डिमांड थी मोतीलाल नेहरू की। वो चाहते थे टॉप पोजीशंस पर केवल अंग्रेज ही नहीं, भारतीय भी हो। ठीक है, स्वराज आए, ये 1928 तक की कहानी थी। मैं इसको थोड़ा थोड़ा डायग्राम भी बनाता हूं। पिक्टोग्राफिक मेमोरी के लिए जरूरी होता है कि साथ साथ आपको दिखाया भी जाए और पढ़ाया भी जाए। ठीक है जी, सो हियर वी गो। वेट, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हाइट बोर्ड। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बातें बताई हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात 1927 में साइमन
कमीशन सेटअप हुआ? साइमन कमीशन। Sir, screen is not shared. ओके 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 ओके, मेरे दिमाग से निकल गया था। ये देखिए, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? Yes, sir. चलो जी, अब मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ। 1927 में साइमन कमीशन सेटअप हुआ था। इसी के अगेंस्ट 1927 में नेहरू कमिटी बनी थी। जो नेहरू कमिटी थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे मोतीलाल नेहरू। क्लियर? तो 1928 में याद रहे कि मुस्लिम लीग ने भी इस पर काम करना शुरू किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक रिपोर्ट बाद में दी थी। 1928 में 3 चीजें आई। ये 3 चीजें क्या क्या थी समझिए। सबसे पहले आई साइमन कमीशन की साइमन रिपोर्ट। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ, ये देखिए। ये देखिए, 1928 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने 14 पॉइंट्स तैयार कर लिए थे, जो कि थोड़ा लेट, जो कि 1929 की बिगिनिंग में आए थे। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट विद नेहरू रिपोर्ट। इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, ओके, ताकि मैं बड़े बड़े अल्फाजों में आपको दिखा सकूं सब। जिन्नाज 14 पॉइंट्स। ठीक है जी, मुस्लिम लीग के जो सबसे सीनियर नेता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट इन 1928। ओके, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर समझिए क्या हुआ। अब दूसरी 1928 में जो आई वो थी नेहरू रिपोर्ट। और 1928 के एंड में तैयार हो गई थी एक जिन्ना रिपोर्ट भी। जिन्ना भी, क्योंकि जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो काम कर रही थी उसके कॉन्ट्रास्ट में मुस्लिम लीग भी काम कर रही थी, तो तैयार तो हो गई थी, मगर मार्च 1929 में आई जिन्ना की रिपोर्ट। लेकिन उसको हम जिन्ना की रिपोर्ट नहीं बोलते, हम उससे बोलते हैं जिन्नाज 14 पॉइंट्स। ब्रीफ में 14 पॉइंट्स रखे थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसके साथ दो चीजें और भी आई थी। पहली चीज क्या और दूसरी चीज क्या? पहली चीज, इन्होंने मांगा स्वराज, इंडियंस आल्सो इन एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा, 1 ईयर का टाइम दिया गया टू एक्ट एज पर नेहरू रिपोर्ट, नहीं तो नेशन वाइड एक मासिव, जिसे कहते हैं नेशन वाइड रेवोल्यूशन की एक धमकी, एक चेतावनी दे दी गई। क्लियर? अब साल शुरू हो चुका है 1929। एक चीज मैं इसके बारे में बता चुका हूं 1929 के बारे में, और वो क्या बताया है मैंने आपको? ठीक है, वो मैंने आपको बताया है 1929 का जिन्नाज पॉइंट्स। एक और पॉइंट 1928 का जो यहां बताना जरूरी है, वो क्या है? ठीक है, समझिए। बल्कि 1927 का भी एक पॉइंट मुझे बताना चाहिए कि जब साइमन कमीशन आया था, सेटअप हुआ था 1927 में, ठीक है, तब लाला लाजपत राय गो बैक साइमन के नारे लगाते हुए एक भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और वहां पर लाठी चार्ज के ऑर्डर्स हुए। ही वॉज इंजर्ड, उनके सिर पर चोट लगी थी, एंड ही डाइड। उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव और राजगुरु ने बदला लेने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को मारने का प्लान बनाया, जिसका नाम था स्कॉट। जब मारने गए, एक और पुलिस वाला अंदर से आया जिसका नाम था सॉन्डर्स, और सॉन्डर्स को शूट कर दिया। जब भागने लगे तो एक और
पुलिस ऑफिसर उनको, इंडियन पुलिस ऑफिसर रोकने की कोशिश की, उसको भी उन्होंने शूट करके किल करना पड़ा, हालांकि ये उसको मारना नहीं चाहते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स मर्डर केस में ही क्या हुई थी, फांसी हुई थी। हालांकि जो अरेस्ट किया गया था भगत सिंह को, वो किस केस में किया गया था, ठीक है, इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल, जी हाँ, बिल का नाम ध्यान रखें, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब थ्रो किया था, मगर उस जगह पर बॉम्ब थ्रो किया जो कि एम्प्टी स्पेस थी और वहां कोई भी बैठा नहीं था, nobody was there, they did not want to kill anybody, ठीक है, और ये सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तरीका था, ठीक है, किलिंग करने का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। वो चाहते थे कि इससे वो लोग अरेस्ट हो जाएं, ठीक है, और इसके द्वारा एक प्रोपागेंडा हो, उनके जो जो भी बयान है, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो सभी न्यूज़पेपर्स प्रिंट करेंगे और इससे हर घर से एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी का जन्म होगा, ठीक है। मगर जब वो, क्योंकि देखो किसी हत्या नहीं हुई, कोई मरा नहीं था, तो फांसी होने का कोई चांस था ही नहीं, ठीक है। 3 साल 5 साल 10 साल के लिए मैक्सिमम अंदर जाना पड़ता। लेकिन जब वो अरेस्ट हो गए तो सॉन्डर्स मर्डर केस, जी हाँ, तब सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल जो है वो फिर से रीओपन हो गई, ठीक है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी एंड दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ, ठीक है, डेथ पेनल्टी हुई थी। अब जो ये डेथ पेनल्टी हुई, इसको हम इंडियन कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ेंगे, ध्यान रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम जो सबसे सीनियर लीडर थे, नंबर 1 लीडर थे, वो कौन थे, महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे हैं, हमेशा बुराई करते रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, यानी भगत सिंह का रास्ता, चंद्रशेखर आजाद का रास्ता, ठीक है जी, यानी वायलेंस को हमेशा उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ओके। और इधर से हुआ क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के खेमे में, वो सुनो। 1929 में 1 ईयर का टाइम जो कि नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था, वो खत्म हो गया। नेहरू रिपोर्ट में दिया 1 साल का टाइम जो है वो ओवर हो गया। ये महीना था दिसंबर 1929 का। और अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बना, ये था सन ऑफ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक युवा नेता थे उस समय, और इससे पहले उन्होंने कमान संभाली थी यूथ कांग्रेस की। अब यूथ कांग्रेस से युवा नेता जवाहरलाल नेहरू मेन स्ट्रीम कांग्रेस के लीडर बन चुके थे, नेशनल लीडर बन चुके थे, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अब अध्यक्ष बने लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस के, जी हाँ, लाहौर में कांग्रेस का सेशन लगा, ये दिसंबर का महीना था। उन्होंने कहा कि 1 ईयर टाइम जो दिया गया था वो ओवर हो चुका है। ध्यान रहे, ये वो समय है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेथ पेनल्टी अवार्ड होने वाली है, और ये लोग जेल में बंद है, और इनके बयान सभी न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, और ये कांग्रेस के खिलाफ जाते हुए कह रहे हैं हमें चाहिए तो सिर्फ एक चीज, और वो है पूर्ण स्वराज, ना कि सिर्फ स्वराज। और अब जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेज पर खड़े होकर कहा कि माय फादर मोतीलाल नेहरू ने जो आपको नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो कहा था कि आप हमें स्वराज दो, अब अगर आप रेडी हो भी जाते हो स्वराज देने के लिए, अब हम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट स्वराज। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज।
यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट यू शुड गो फ्रॉम हियर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले हम कह रहे थे इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए, यानी इंडियंस आल्सो इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियंस आल्सो एट टॉप पोस्ट। लेकिन अब हम कह रहे हैं इंडियंस ओनली, इंडियंस ओनली इन एडमिनिस्ट्रेशन। पहले आल्सो था, अब इन ओनली है। पहले हम मांग रहे थे स्वराज, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। और 1 ईयर का टाइम पूरा हुआ, अब एक नेशन वाइड ऑल इंडिया लेवल की क्रांति के लिए, यानी रेवोल्यूशन के लिए अंग्रेजों तैयार हो जाओ। और झंडा फहराया, रावी नदी के किनारे हुई थी ये लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। और फिर इन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज दिवस, जी हां, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया। कब किया? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जाकर मिले, और महात्मा गांधी ने हालांकि नाराजगी दिखाई, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को डांट लगाई और कहा ये जो वर्ड तुमने चुने हैं पूर्ण स्वराज, ये गलत चुने हैं, ये टर्मिनोलॉजी भगत सिंह की टर्मिनोलॉजी है, और ये वर्ड्स आप इसी बात को किसी और रूप में भी कह सकते थे, पर क्योंकि आपने ये वर्ड्स यूज किए, इस द्वारा खुद कांग्रेस ने अपने से अपोजिट चलने वाले भगत सिंह को एक नेशन वाइड पॉपुलैरिटी देकर उसको हीरो बना दिया, जबकि उसका रास्ता गलत है। जो उसने रास्ता अपनाया है वो मिलिटेंट नेशनलिज्म, जी हां, वो मिलिटेंट नेशनलिज्म का रास्ता है, जो कि गलत रास्ता है। और हरगिज भी पूर्ण स्वराज की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी चाहिए थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस वर्ड गलत नहीं है, पर पूर्ण स्वराज आप ना यूज करते तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। मगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस का लीडर हूं, मैं यूथ की आवाज सुनता हूं, और आज भारत का यूथ भगत सिंह की जुबान बोल रहा है, तो इसलिए ऐसा करना मेरे लिए जरूरी था। और अब आप बताएं महात्मा गांधी जी कि हमें क्या करना चाहिए, एक ऑल इंडिया लेवल की क्रांति कैसे लानी है। महात्मा गांधी ने कहा जरूरी यह है कि हर भारतीय को लगे कि ये जो क्रांति शुरू हुई है ये कांग्रेस की क्रांति नहीं है, ये मेरी क्रांति है, ये मेरे लिए है, इससे मैं जुड़ा हूं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट मुझ पर होगा। क्लियर? और ये भी मैं बता दूं कि शुरुआत हुई थी साइमन कमीशन से। और एक और बात साइमन कमीशन के बारे में बताना चाहूंगा कि एक बंदा है जिसका नाम है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली, जब देश को आजादी मिली थी तब क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड के। यस, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली वाज अ फेमस लीडर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। 1945 से 1951 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंग्लैंड के। और क्लेमेंट एटली वाज अ मेंबर, ही वाज नॉट प्रिजाइडिंग ओवर, ही वाज अ मेंबर ऑफ साइमन कमीशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कौन हेड कर रहा था साइमन कमीशन को? सर जॉन साइमन, ठीक है। साइमन कमीशन से कहानी शुरू हुई। साइमन कमीशन, उसके खिलाफ नेहरू कमेटी, उसकी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ने टाइम दिया 1 ईयर का और मांगा स्वराज, वो उन्होंने नहीं माना ब्रिटिशर्स ने, तो लाहौर में हमने मांगा पूर्ण स्वराज और बोला डिक्लेयर कर दिया टाइम ओवर, तो अब क्रांति होगी। और फिर महात्मा गांधी ने एक दिन का समय लिया और सोचा ऐसा क्या करें कि आम आदमी को जोड़ दे हम क्रांति से। और इसलिए उन्होंने सॉल्ट लॉ का सहारा लिया। सॉल्ट के ऊपर एक टैक्स लगाया गया था। नमक ऐसी चीज है जो हर इंसान को जरूरी है, अमीर गरीब, चाहे वो स्वस्थ है या बीमार है, खाने में नमक तो पड़ता ही है। और अगर सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो ये तो वही बात हुई कि आपने सांस लेने पर एयर पे टैक्स लगा दिया या वाटर पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। सॉल्ट पर टैक्स लगाना एयर और वाटर पर टैक्स लगाने के बराबर है, तो ये गलत है।
ये अन्याय है। और उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ करेंगे सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह प्राइम पॉइंट था एजेंडा में उस मूवमेंट के, जो हमने नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करनी थी। और जो ऑल इंडिया लेवल की मूवमेंट हमने स्टार्ट की, उसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये महात्मा गांधी की अगुवाई में स्टार्ट हुई, 1930 से स्टार्ट हुई। और इसमें इसके एजेंडा में कई पॉइंट्स थे, और जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये पॉइंट था, सॉल्ट सत्याग्रह। और इसमें साबरमती आश्रम, कहाँ है साबरमती आश्रम, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? गुजरात में कहाँ है? दांडी। अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे है साबरमती आश्रम, अभी भी है। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स को लेकर निकले, ठीक है। और पैदल उन्होंने यात्रा की और कहाँ पहुंचे? समंदर के तट पर, दांडी उस जगह का नाम है जहां पर सॉल्ट बना करता था। और एक हैंडफुल ऑफ सॉल्ट को पिक किया, नमक बनाया, और एज अ सिंबल इस पॉइंट को यूज किया, कैसे उन्होंने वॉयलेट किया सॉल्ट लॉ, ठीक है। और ऐसे निकले साबरमती आश्रम से, फिर दोबारा कभी भी साबरमती आश्रम वापस नहीं गए महात्मा गांधी। और कई अरेस्ट किए गए, ठीक है। पुलिस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में ये 1930 चल रहा है, ठीक है। 1930 में ही हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सत्र, ठीक है जी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये 3 हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1930, 1931, 1932, ठीक है जी। तीनों का एजेंडा एक ही था, टू डिस्कस, कि डिस्कस किया जाए साइमन रिपोर्ट पर डिस्कशंस करने थे, ठीक है। वही रिपोर्ट जिसको हम खारिज कर चुके थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया को इन कंसल्टेशन विद इंडियन पॉलिटिशियंस हमने डिस्कशंस करके फाइनलाइज करना था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स शैल बी ब्रॉट इन इंडिया। ओके, 1930 में जहां पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, तो कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया, जी हां, बॉयकॉट कर दिया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गई और इससे अंग्रेज सरकार हिली, उनका प्लान चौपट हो रहा था। ध्यान रहे, अब राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा एंटर हो चुका था, और वो क्या था? डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के नेता B.R. अम्बेडकर। जी हाँ, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के नेता थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। और दलितों के लिए ये मूवमेंट चलाई गई, और इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर बात की, अच्छे से बात की, सिस्टमेटिकली दलितों के उत्पीड़न की बात उनके सामने रखी। और इनकी डिमांड थी क्या? कि जिसको आज की डेट में भारत के संविधान में SC या ST माना गया है, तब उन्हें क्या कहते थे? डिप्रेस्ड क्लासेस, दबाए गए लोग, दलित। तो SC ST के लिए ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट, कि कुछ एरियाज ऐसे होने चाहिए जो दलितों के हों, वहां पर वोटिंग राइट्स भी सिर्फ दलितों के पास हो, वहां पर नेता बनना यानी इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने का राइट भी सिर्फ दलितों के पास हो। यही सब कुछ ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को भी दिया था, कि कुछ एरियाज मुस्लिम एरिया बन गए थे। अब ये डिमांड करे थे कुछ एरियाज डिप्रेस्ड क्लासेस के एरियाज बने। एनी क्वेश्चन? वंशिका, आपने हाथ उठाया था, हैंड रेज किया था। Sir, this first, second, and third roundtable conference was mixed. That means members of Britishers and Indians. They both were Yes. there.
ये तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये इन लंदन हुई थी, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी के, उनके जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और कई मिनिस्टर्स थे और कई सिविल सर्वेंट्स थे यूके के, वो भी बैठेंगे। और साथ में बैठेंगे कौन? इंडियन पॉलिटिशियंस, सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स। मगर जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और उसी ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट आरटीसी फेल हो गई। क्लियर है पॉइंट? ओके। Sir, why did Indian National Congress boycott this first? Cause this conference was basically to discuss the Simon report. साइमन रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशंस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और जब साइमन कमीशन बना था 1927 में, हमने तभी इसको बॉयकॉट कर दिया था। जब एक कमीशन को ही बॉयकॉट कर दिया, जब कमीशन को ही हमने इलीगल कह दिया, तो उनकी बातों पर हम क्यों डिस्कशन करें? हमारी रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट। अगर आप नेहरू रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करोगे तो हम जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। साइमन रिपोर्ट के लिए हम क्यों जाएं? ऑल वाइट कमीशन, कोई भारतीय इस कमीशन में था ही नहीं। भारतीय लोग बेटर बता सकते हैं भारत को क्या चाहिए, ना कि अंग्रेज बताएंगे। समझ में आया? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. और आगे चलते हैं। और नेक्स्ट, अब फेल हो गई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इससे हिल गई। उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पैगाम भेजा। कौन थे उन दिनों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? जल्दी बताओ। जो 1926 में बने थे गवर्नर जनरल, कल करवाया था मैंने, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। कौन आया था? कौन आया था गवर्नर जनरल वाइसरॉय बनकर? लॉर्ड Sir, Lord Irwin. लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को पैगाम भेजा कि ये बात है 1931 की। 1931 में लॉर्ड इरविन को ये ऑर्डर्स दिए गए बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कि कम वट में, साम दाम दंड भेद, जो मर्जी टैक्टिक्स लगाओ, वी वांट गांधी, वी वांट इंडियन नेशनल कांग्रेस टू जॉइन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी को बुलाना जरूरी है, क्योंकि गांधी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, यानी कांग्रेस के। तो इरविन ने पैगाम भेजा महात्मा गांधी को कि आप आकर हमसे मिलें और अपनी मूवमेंट वापस ले, जो आपने ये स्टार्ट कर रखी है, सॉल्ट सत्याग्रह से आपने स्टार्ट की थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको वापस ले लो, ठीक है। और हमारे साथ आप साइन करें गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और महात्मा गांधी ने डिमांड रखी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको आपने अंदर किया हुआ है, उन सबको आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हम अपनी मूवमेंट को वापस ले लेंगे। और फिर ये वो समय था जब डेथ पेनल्टी, सजाए मौत अनाउंस हो चुकी थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, ठीक है। और जो यूथ था भारत का, उन्होंने महात्मा गांधी तक पैगाम भिजवाया कि जब तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी माफ नहीं हो जाती, उनकी फांसी कैंसिल नहीं हो जाती, तब तक हरगिज भी आप साइन मत कीजिएगा गांधी इरविन पैक्ट पर। महात्मा गांधी समझ रहे थे भगत सिंह ऑपोजिट पार्टी का है, भगत सिंह पूरे देश में कह रहा है गांधी का नॉन वायलेंस का रास्ता गलत है, और गांधी जी पूरे भारत में कह रहे थे भगत सिंह का वायलेंस का रास्ता गलत है। और अब गांधी जी के हाथ में था भगत सिंह के लिए अंग्रेजों से लड़ना, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट के लिए मीटिंग हुई।
डिमांड थी लॉर्ड इरविन की। गवर्नर जनरल चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया जाए, ठीक है, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और ये पैक्ट साइन हो गया, ठीक है। महात्मा गांधी ने रिटर्न में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने का वादा कर दिया, क्लियर। और जब ये पैक्ट साइन हो गया, ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जब जाने लगे लॉर्ड इरविन के घर से, तब उन्होंने दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा, क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि आप भगत सिंह को भी छोड़ दोगे? इस पर लॉर्ड इरविन ने कहा, मिस्टर गांधी, आई हैव एग्रीड टू रिलीज ओनली पॉलिटिकल प्रिजनर्स। आई हैव नेवर एग्रीड टू रिलीज टेररिस्ट्स, टू रिलीज मर्डरर्स, टू रिलीज क्रिमिनल्स। वो कोई पॉलिटिकल एजिटेशन में अरेस्ट हुआ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, इसलिए हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने चुपचाप ये बात सुनी और बाहर आ गए, ठीक है। इसकी वजह से यूथ बहुत नाराज हुआ महात्मा गांधी से, क्लियर, कि उनको स्ट्रांगली भगत सिंह के लिए लड़ना चाहिए था, ठीक है। अब आता है 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय, ठीक है, और सर्दियों के दिन थे। 5 डेज लेट पहुंचे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 को अटेंड करने महात्मा गांधी पहुंचे लंदन, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ एक शॉल ली हुई थी। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने, लेडी ने पूछा कि आपको सर्दी नहीं लग रही है क्या? तो उन्होंने मजाक में चुटकी लेते हुए कहा कि आफ्टर लुकिंग एट यू आई डोंट फाइंड इट चिलिंग हियर, ठीक है। तो इस तरह की कहानियां हैं, पता नहीं कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं। नेक्स्ट, और आगे चलते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लोग चाहते थे वो क्या हो रहा था? हिंदू महासभा के नेता हिंदुओं के फायदे की बात कर रहे थे। डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग अपनी कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे और उनकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो मुस्लिम्स के लिए डिमांड्स कर रहे थे। क्रिश्चियन समुदाय के लोग क्रिश्चियंस के लिए कर रहे थे। कोई भी भारतीय लोगों के लिए बात नहीं कर रहा था, थे ये सब भारतीय। ऐसे में महात्मा गांधी खड़े हुए और उन्होंने कहा, माय डियर ब्रदर्स, व्हाई वी ऑल आर टॉकिंग फॉर आवर ओन कम्युनिटी, लेट्स बी यूनाइटेड, लेट्स आस्क फ्रॉम द ब्रिटिशर्स व्हाट दे कैन डू बेस्ट फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। सिर्फ अपनी कम्युनिटी का ना सोचे, पूरे देश का सोचे। मगर किसी ने महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने ये तक कहा, मिस्टर गांधी, व्हाई यू आर यूजिंग द एक्सप्रेशन द कंट्री इंडिया वंस टाइम एंड अगेन? देयर हैड नेवर बी वन कंट्री इन द नेम ऑफ इंडिया. There is not one country in the name of India. There can never be one country in the name of India. India was never one country. India is not one country. India can never be one country. India, what is India? All the countries which are being ruled by Britishers, we call that India. So India was not a one country when we came to India. So India एक देश ना है, ना था, ना होगा. तो कैसे आप इंडिया के फायदे की बात कर रहे हैं? हर कोई अपने अपने राज्य की बात करो, हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करो. और इस बयान से महात्मा गांधी का दिल टूट गया. साफ साफ दिखाई दे रही थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. महात्मा गांधी फेल्ट इंसल्टेड. उन्होंने अपनी लाठी उठाई और इंडिया वापस आ गए. ठीक है, बीच में छोड़ आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 को. और फिर किसकी बात सुनी गई वहां? सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ही केम बैक और उन्होंने फिर यहां पर एक डिफरेंट वर्जन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. जैसे उन्होंने किया
तो ये पैक्ट के खिलाफ था, ये एग्रीमेंट के खिलाफ था, तो उनको यरवाडा प्रिजन में बंद कर दिया गया। कहाँ है ये? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंडिविजुअल सीडीएम का नाम देकर दोबारा से शुरू कर दिया था, और ये पैक्ट की शर्तों के खिलाफ था। और फिर हुई एक और आरटीसी और ये थी थर्ड आरटीसी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। ध्यान रहे, जैसे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, यूथ नाराज हो गया महात्मा गांधी से, ये सही मौका था फांसी पर टांगने का, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दे वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और उनको जो एग्जीक्यूट किया गया तो देश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। किसके खिलाफ? महात्मा गांधी के खिलाफ, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ। क्लियर? और फिर हुई लंदन में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। ठीक है, इसको भी कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, और किसकी बातें सुनी गई और मानी गई? डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के लीडर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। और नतीजा ये हुआ कि डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, और नतीजा ये हुआ कि रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश पीएम, नाम रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कम्युनल अवार्ड, इसको हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, और इसके द्वारा सेपरेट कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। किसको दे दिया गया? महावीर मिडिल की बात मानते हुए डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को, जिसको आज की डेट में SC/ST कहते हैं। क्लियर? इससे महात्मा गांधी का दिल टूट गया। वो उस टाइम जेल में थे, यरवाडा प्रिजन, पुणे, और इन्होंने स्टार्ट किया, महात्मा गांधी ने, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन। ठीक है, इनकी सेहत बहुत बिगड़ने लगी, मौत के नजदीक पहुंच गए। ठीक है, ऐसे में कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स थे उन्होंने अप्रोच किया किसको? भीमराव रामजी अंबेडकर को, कि आप वापस ले लो अपनी डिमांड को। भीमराव रामजी अंबेडकर पर प्रेशर बढ़ने लगा, और इन्होंने खुद ने वापस ले लिया डिमांड को अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, और इस आश्वासन पर कि जब भी भारत देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब 10 सालों के लिए, 10 इयर्स के लिए रिजर्वेशन दी जाएगी। किसको दी जाएगी? SC एंड ST। ठीक है जी, इस पर उन्होंने अंग्रेज जो दे रहे थे वो लेने से मना कर दिया, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर पीपल ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। और फिर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन को खत्म किया, और फिर ये जो 3 RTC हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन 3 RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फैसले लिए गए उससे एक लॉ बना। ठीक है, कि अब देश को कैसे चलाया जाएगा। उस लॉ को हम जानते हैं किस नाम से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर? बेसिक्स मैंने समझा दिए हैं, कल मैं इसी कहानी के नोट्स की डेप्थ में जाऊंगा। क्लियर? आज के सेशन में कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सर आपने पहले बोला था कि गांधी जी जेल में थे, मतलब उस टाइम। सर व्हाट वाज द कॉज?